गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। आज अपने इस मेंस के बैच की पहली क्लास है। ये जितने भी लोगों ने स्पेशली जो देखो जो प्लस कोर्स वाले हैं उनका तो ये बैच उनमें इंक्लूडेड ही होता है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके बैचेस में तो जितने अनअकैडमी बैचेस हैं सब इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने स्पेशली 699 में इस मेंस वाले बैच को परचेज किया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये ट्रस्ट शो किया है पहले तो उन सबको थैंक यू। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ये जो आप मुझे, ये 699 की बात नहीं है एक्चुअली, जो मेंस का जो पीरियड होता है ना, ये जो 2.5 महीने 3 महीने का ये जो पीरियड है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इसकी वैल्यू 699 नहीं है तो चलो कोर्सेज के रेट आजकल जो हैं वो हैं। मेन बात की उस टाइम के लिए किसी को ट्रस्ट कर देना कि चल ठीक है, मैं 1.5 से 1.25 घंटे रोज के इस बंदे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ या ये जो कराएगा वो कर रहा हूँ, तो वो अपने आप में मुझे लगता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के ही चलूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जाएगी कि मेंस के बैच का जब कंटेंट आप पूरा मेंस का बैच लगाएं तो आपको लगे कि हाँ भैया एक एक क्लास मेरी वर्थ इट थी। ठीक, सुनिए जरा क्या मैंने प्लान किया है, कैसे मैंने सोचा है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। पहले 5-7 मिनट उसके बारे में बात करेंगे और फिर अपना आगे आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक? पहले मैंने सोचा है कि पहली 15 से 17 क्लासेस में आपकी नजरों के आगे से सारी ग्रामर निकाल दी जाए। कैसे? हर चैप्टर के 50 सवाल ऐसे लिए जाएंगे। ठीक है, किसी में 50 से 4-5 ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में 50 से 4-5 कम भी हो सकते हैं। हर चैप्टर के 50 सवाल ऐसे लिए जाएंगे जिससे उस चैप्टर के सारे रूल आपकी आंखों के आगे से एक बार निकल जाए। वो सवाल प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं, वो सवाल कोई फेमस किताबों के भी हो सकते हैं, वो सवाल कोई खुद मेरे बनाए हुए भी हो सकते हैं। मेन मोटिव ये रहेगा कि सारे के सारे उस टॉपिक के जो रूल्स हैं वो आपकी नजरों के आगे से एक बार निकल जाए। ठीक है, दूसरा, अगली 15 से 17 क्लासेस के अंदर मैं ये चाह रहा हूं कि अपन स्पेशली फोकस करें इस वाले पोर्शन पर, क्लोज टेस्ट, आपका PQRS, पैराजंबल और पैसेज। पैसेज में भी वो जो आपके सवाल रहते हैं ना, सर टोन नहीं पहचाननी आती, टाइटल नहीं पहचाननी आती, ये नहीं आता वो नहीं आता, इस टाइप वाले पोर्शन को। ठीक है, तीसरी बात, एक प्रैक्टिस बैच के लिए ना ये अनअकैडमी पे एक अच्छा फीचर है। जो बच्चे अनअकैडमी पे पहली बार आए हैं, जिनको इंटरफेस थोड़ा सा ऐसे लग रहा है यार टीचर साइड पे ऐसी छोटी सी फोटो आ रही है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, टेंशन ना लो, 3-4 दिन में तुम इसके हैबिचुअल हो जाओगे। और प्रैक्टिस बैच के लिए एक इसके अंदर फीचर है पोल वाला। जैसे जनरली मान लो यूट्यूब पे तो कोई पोल वोल नहीं होता और किसी ऐप में पोल का फीचर है भी नहीं। किसी भी कोई भी कंपनी का आप कोर्स खरीदोगे उसमें पोल का फीचर नहीं है। प्रैक्टिस बैच में पोल बड़ा काम आता है। अब जैसे 4 ऑप्शन होंगे, मैं पोल चलाऊंगा, आप अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में आपको अपना प्रॉपर लीडर बोर्ड दिखाई देगा कि जितने बच्चे आए थे उनमें से आपकी रैंक कितनी है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर हो जाता है प्रैक्टिस बैच के लिए। ठीक है, ये दोनों करने के बाद मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अपनी मेंस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। 1 महीने के अंदर मेंस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। अब जब डेट अनाउंस हो जाएगी और मुझे लगा कि डेट मान लो जल्दी आ गई, तो फिर तो इसके जस्ट बाद अपन ये 1 महीने के बाद सीधे अपने मॉक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर सीधे अपन जो कंप्लीट 45 क्वेश्चन वाला जैसा बिल्कुल मेंस का पेपर होगा, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे कि अगर उधर 3 पैसेज आ रहे हैं तो इसमें भी आपको 3 पैसेज मिलेंगे, उधर जो क्लोज टेस्ट आ रहे हैं इधर भी क्लोज टेस्ट मिलेंगे, सेम लेवल होगा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा, बिल्कुल डिट्टो मेंस का पेपर का ही आपको मॉक्स कराए जाएंगे लगातार 1 महीने तक। ठीक है, वो जो 45 क्वेश्चन वाले जो मॉक्स होते हैं लगातार 1 महीने तक। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेपर की डेट थोड़ी डिले हो जाती है, अपने को 3 महीने मिल जाते हैं या 3.5 महीने मिल जाते हैं, तो लास्ट ये मतलब मॉक से 15 दिन और पहले, 15 दिन इसमें निकल गए, 15 दिन इसमें निकल गए, मतलब 15 क्लास दिन तो 20-25 निकल जाएंगे। इसके बीच में आप चाहेंगे तो आपको अगर कोई मिसलिनियस एरर करने या कुछ और आपको करने का मन है तो मैं उसके लिए भी ओके हूँ, करा सकता हूँ मैं। लेकिन अभी के लिए प्लान ये है कि वोकैब वाला जो पोर्शन है देखो वो बच्चा खुद भी कर सकता है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं, मैं कितने भी करा दूं उसकी कोई लिमिट नहीं। इसलिए मैं प्रायोरिटी ऐसी चीजों को देना चाहता हूं जो बच्चा खुद नहीं कर पाता या खुद उसको करने में थोड़ी हल्कत आती है, खास करके क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज वाला पोर्शन। और मुझे लगता है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना आप लोगों को पता भी होगा कि टोटल 135 नंबर में से आरसी वाला जो पोर्शन है, पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट वाला जो पोर्शन है वो 60 नंबर का है। आई बात समझ में? और जो आपकी वोकैब है वो आपकी 30 नंबर की है, और जो आपकी ग्रामर है वो आपकी 45 नंबर की है। ऐसे है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग। क्लियर हुआ?
तो जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, या आज ही बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ईजी रहेगा। ग्रामर के जो जो टॉपिक चलते चलेंगे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता रहूंगा। जैसे आज प्रोनाउन चैप्टर के एरर्स देखेंगे अपन, कुछ बचेंगे तो कल भी प्रोनाउन के और एडजेक्टिव के देखेंगे। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, ऐसे मैं रोज आपको सीक्वेंस बताता रहूंगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होने वाला है। अभी अगर शॉर्ट में मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, इंग्लिश के लिए आपको मेंस के अंदर करना क्या है, ग्रामर की आपको डेली अपने नोट्स पढ़ के आने, आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, 15-17 क्लास में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। पिछले दिन आप अपने नोट्स पढ़ के आइए, अगले दिन मैं उसके एरर्स करा दूंगा, आपका वो टॉपिक रिवाइज हो गया। ठीक है, तो ग्रामर में इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करने थे। ठीक, अच्छा, सेकंड नंबर ये वाला जो आरसी क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन है, इसके लिए बच्चे अगर थोड़ी मोटी रीडिंग कर सकते हो तो ठीक है, वरना अब उतना ज्यादा रीडिंग के लिए टाइम है नहीं। अब तो हम इतना ही कर सकते हैं कि जितना एक तो मैं क्लास में कराऊंगा ये वाले, एक तो जितना मैं क्लास में कराऊंगा ये वाले, इसके अलावा जो आपको क्लास के अलावा जो मेहनत करनी है वो आपको बता देता हूं मैं। क्लास के अलावा सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर वोकैब को प्रायोरिटी देनी है। प्रीवियस ईयर वोकैब वो आप चाहें तो ब्लैक बुक से करते हैं तो ब्लैक बुक से कर सकते हैं, वो आप चाहें तो पिनैकल की एक बुक आती है, पिनैकल की एक बुक आती है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे एरर, अगले साल तक तो मेरी भी आ जाएगी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन वाली, लेकिन अभी तो वो मेरी वाली तो है नहीं, तो आपको पिनैकल वाली करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के सारी एरर, प्रीवियस ईयर के सारी वोकैब और प्रीवियस ईयर के सारे क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस वगैरह ये सब, पैसेज वगैरह ये सब ऐसे दे रखे हैं। ये वाली किताब आपको खरीद लेनी चाहिए। दोनों में से अगर आपके पास अभी ब्लैक बुक या दोनों ही नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पिनैकल वाली खरीद लो, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर वोकैब तो आपके हाथ में आ ही जाएगी, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट पैसेज ये भी आ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, मान लो क्लास में मैं तो क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस करा ही रहा हूँ, लेकिन सब बच्चों का लेवल सेम नहीं होता ना। किसी बच्चे के लिए तो इतनी क्लासेस बहुत रहेंगी जितनी मैं करा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कुछ ज्यादा ही वीक है ये वाला पोर्शन और वेटेज भी इसी पोर्शन की सबसे ज्यादा है, तो उनको फिर इस पोर्शन पे अपनी अलग से भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ऐसे बच्चे जो हैं ये जो क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, प्रीवियस ईयर वाले क्लास के अलावा भी कुछ अपना टाइम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये दो काम आपको क्लास से एक्स्ट्रा करने हैं। क्लास में जो ग्रामर रिवाइज होगी, जो पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट मैं कराऊंगा और मॉक्स मैं कराऊंगा, इतना अगर दोनों का प्लस हो जाता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 पोर्शन है इंग्लिश के। ग्रामर वाले पोर्शन के लिए आपको डेली बस नोट्स रिवाइज करके आने हैं, प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा दूंगा, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, उसके अलावा वोकैब वाले पोर्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर वोकैब को पहले प्रायोरिटी देंगे। प्रीवियस ईयर वोकैब बिल्कुल ऐसे चार्ट जानी है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर को प्रायोरिटी देना। अब वो आप ब्लैक बुक से करते हो, चाहे आप पिनैकल वाली किताब से करते हो, किसी भी किताब से कर लो। ठीक है जी, अच्छा, तीसरा पोर्शन होता है जी अपना क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज वाला पोर्शन, मैं क्लास में भी कराऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे जिनका लेवल थोड़ा सा ठीक है, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, उनके लिए इतनी क्लासेस ही मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ही ज्यादा ये वाला पोर्शन वीक है, उनको अपने आप से भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे थोड़े मोटे, तो वो ये देख सकते हैं। अब स्पेशली कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक है तो हम क्या करें, ब्लैक बुक है तो हम क्या करें, समझना जरा। आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चे कि वोकैब वाला पोर्शन तो आपका ब्लैक बुक से कर लिया आपने प्रीवियस ईयर वाला, अब आपने जो बैच लिया ना 699 में, आप इसके शेड्यूल वाले पोर्शन में जब जाते हैं, बैच के लिंक पे क्लिक करके शेड्यूल दिखता है ना, उसमें आप देख रहे होंगे कि पीछे भी कुछ क्लासें हैं, 16 जून से अब तक की प्री वाले सेट मैंने कुछ करा रखे हैं, वो क्लासेस है, आपको नजर आ रही होंगी। तो उन क्लासेस के अंदर हर रोज एक 25 क्वेश्चन का सेट हुआ है, जिसमें क्लोज टेस्ट है, कुछ पीक्यूआरएस भी हैं, और लास्ट में 25 क्वेश्चन का सेट होने के बाद 10 या 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज के क्लोज टेस्ट के पीक्यूआरएस के पैसेज के ही। तो अगर आपका लेवल कुछ ठीक ठाक सा है और आप बुक नहीं खरीदना चाहते पिनैकल वाली, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो प्री वाले सेट के अंदर आरसी का जो पोर्शन है उतना अटेम्प्ट कर दो। समझ में आ गया? एक बार मैं लास्ट बार जल्दी से बोल देता हूं भाई क्या क्या करना है, उसके बाद फिर अपनी आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। ग्रामर के लिए आपको खाली अपने नोट्स रिवाइज करके आने, जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा उसको रिवाइज करके आना है। मैं यहाँ पे आपको उस चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, बात खत्म होगी ग्रामर की। वोकैब के लिए आपको प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है, वो आप पिनैकल से भी कर सकते हैं, ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, जिसने एक किताब बाई चांस पूरी कर रखी, जैसे बार बार ये वोकैब प्रो कह रहे हैं, वोकैब प्रो आपने पूरी कर रखी तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर की आपकी कोई पीडीएफ मिल जाती है या कुछ स्पेशली प्रीवियस ईयर की आप फोटो कॉपी मिल जाती है कहीं से, तो उसको भी कर लो, ताकि स्पेशली वो वाले वर्ड ज्यादा रिवाइज हो जाए। ठीक, ग्रामर के लिए नोट्स पढ़ के आने हैं, मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है।
वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर वोकैब को प्रायोरिटी देनी है। पिछले 4-5 साल की जो वोकैब है बिल्कुल सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की आपको बिल्कुल चार्ट जानी है। कहाँ से करोगे वो मैंने आपको 2 सोर्स बता दिए, कहीं से कर लो। आरसी वाले पोर्शन के लिए मैं क्लास में तो कराऊंगा ही क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो या तो आप उससे कर लो। आपको आज की क्लास के अलावा पीछे से 16 तारीख से भी अब तक की कुछ क्लासेस दिखा रहा होगा, उसके अंदर मैंने आपको क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज भी करा रखे हैं। 25 नंबर का एक सेट है, उसमें भी क्लोज टेस्ट है, उसके अलावा भी एक क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस है, उसको कर लो। ठीक। और अगर वहां से नहीं करना तो एक पिनैकल की किताब आती है, वो खरीद लो, ये दोनों काम हो जाएंगे आपके। 300-400 रुपए की किताब होगी, उसके लिए इतना सोचो मत। उसमें प्रीवियस ईयर वोकैब भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पैसेज पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट भी मिल जाएंगे। इतना सोचिए मत। जिसका ये लेवल, जिसमें मतलब ये क्लोज टेस्ट वगैरह जिसका ज्यादा कमजोर, वो देख लेना। और लास्ट में अपन मॉक्स लगा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना पोर्शन ही आपका क्लास में होगा। इस वाले पोर्शन के लिए आपको खुद से मेहनत करनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर पाओ तो। वरना क्लोज टेस्ट वगैरह वाला अगर अलग से नहीं भी कर पाओगे तो भी इधर से ही काफी अच्छा खासा हो जाएगा। आप खाली वोकैब वाला पोर्शन अपना रिवाइज करते रहना, दैट्स इट। ठीक, चलो जी, शुरुआत करते हैं अपने आज के बैच की। लेके राम का नाम। उम्मीद यही करता हूं, अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी, चलो आ जाओ। प्रोनाउन चैप्टर के एरर से अपनी शुरुआत कर रहे हैं आज। पोल चलेगा, कमेंट में आंसर नहीं देना है। पोल चला करेगा हर क्वेश्चन का, कमेंट में आंसर मत दीजिए। प्रैक्टिस बैच का मतलब ही क्या हुआ फिर। मेरा, अब काफी बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे एल्डर ब्रदर आना चाहिए। हाँ बच्चे, बात आपकी ठीक है। भाई के लिए ना एल्डर वर्ड प्रेफर होता है ना। सिबलिंग्स के लिए एल्डर वर्ड प्रेफर होता है। लेकिन क्या ओल्डर गलत है? अगर मैं ओल्डर ब्रदर लिख दूं तो क्या वो गलत होता है? नहीं। हाँ, प्रेफर एल्डर होता है, प्रेफर एल्डर होता है। अब इसके अंदर दूसरा एरर ये भी है कि ब्रदर तो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के लिए यार विच थोड़ी लगाओगे। मेरा बड़ा भाई है जो मुझसे उम्र में बड़ा है, वो वाला भाई जिससे तुम बाद में मिलोगे, वो एक डेंटिस्ट है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो ह्यूमन बींग है उसके लिए विच थोड़ी लगाओगे यार। हाँ जी, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हुम लगेगा। अब यू सब्जेक्ट है, मीट वर्ब है, इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिल चुका है, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यानी यहाँ पे हुम आएगा। क्लियर हो गया बच्चे? नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने। मान लो आपने एक 50-60 क्वेश्चन जो होंगे उसमें कोई आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है तो कॉपी पे साइड पे से लिख लेना क्वेश्चन नंबर 12, बस। चलती क्लास में से लिख लो क्वेश्चन नंबर 12। दोबारा क्लास चला के या पीडीएफ जब इसकी डाउनलोड करोगे क्लास के बाद, तो क्वेश्चन नंबर 12 वाला जो कॉन्सेप्ट है बस उतना अपनी कॉपी में नोट कर लो। कुछ अब ये तो आपको आता ही है ना यार कि ब्रदर के लिए होम आएगा, इसको क्या नोट करोगे? कुछ नया सीखने को मिले तो देख लेना। मेरा भाई जिससे तुम बाद में मिलोगे डेंटिस्ट है। ब्रदर जो है उसकी वर्ब तो ये रही, भाई डेंटिस्ट है। ये वाली वर्ब का हुम से लेना है, लेना देना है। यू सब्जेक्ट है, मीट वर्ब है, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है, ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हुम आ जाएगा। इतनी सी बात है। नेक्स्ट पे जाइए। पढ़ो बच्चे पढ़ो, अब कमेंट मत करो इतने, कॉफी डेट मत बनाओ इसको। कमेंट से उंगलियां हटाओ, उधर अपनी आंखें गड़ाओ, अटेम्प्ट करो, टाइम पास मत करो। कंसिडरेबल एनकरेजमेंट फॉर द स्कीम हैज बीन रिसीव्ड। एक अच्छी खासी एनकरेजमेंट मिली है स्कीम के लिए। किससे मिली है? बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से, जिसने वादा किया है। ये विच कौन है? ये बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसने वादा किया है, जिसने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी फुल सपोर्ट देंगे। अब ये बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, ये किसी संस्था का नाम है, प्रॉपर नाउन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हाँ के ना? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पर्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तभी तो देखो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है। और अगर आप इसको सिंगुलर की तरह से ट्रीट करें तो यहाँ पे देयर सपोर्ट लिखोगे कि इट्स सपोर्ट लिखोगे?
हाँ जी, देयर सपोर्ट लिखोगे कि इट सपोर्ट लिखोगे? सिंगुलर की तरह से ट्रीट कर रहे हो तभी तो विच के बाद वर्ब सिंगुलर आ रही है। तो अगर ये सिंगुलर है तो फिर देयर क्यों लिख रहे हो? इट्स लिखो। सिर्फ पोल में आंसर दें, कमेंट में आंसर मत दें, सिर्फ पोल में आंसर दीजिए। ये पोल कोई और बारातियों के लिए थोड़ी चला रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए तो चला रहा हूं नकली। आंसर कमेंट में क्यों दे रहे हो? हाँ जी, ये वैसे तो एक प्रीपोजिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। देखो, मुझे बताओ, ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं, ही स्पोक मी अबाउट हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ करके ऐसे लिख पाएंगे? नहीं सर। सर स्पोक ना मतलब बोली कोई चीज जाएगी, मुझसे बात करी हो सकता है, ही स्पोक टू मी हो सकता है, लेकिन ही स्पोक मी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? सेम कुछ बात ऐसी यहां पर है। मैनेजर ने कहा मैनेजर ने कहा क्या तुम कंफर्म कर सकते हो क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हें वो सारे आइटम्स मिल गए हैं जो तुमने ऑर्डर किए थे? अब जरा मुझे बताओ कि कंफर्म क्या किया जाएगा? कोई इंसान कंफर्म करा जाएगा कि एक बात कंफर्म करी जाएगी कि सारे के सारे आइटम्स मिल गए हैं कि नहीं? हाँ जी, कंफर्म क्या किया जाएगा? कंफर्म का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होगा कि कोई बात कंफर्म होगी। आई कैन कंफर्म दैट, मैं कंफर्म कर सकता हूं कि, आई कैन कंफर्म दैट ही वॉज हेयर एट 4 PM, मैं कंफर्म कर सकता हूं कि वो यहां था 4 बजे। कोई बात कंफर्म करी जाएगी, कोई इंसान कंफर्म नहीं किया जाएगा। अब या तो मी हटा दो, या तो मी को हटाई दो। कुड यू प्लीज कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड, या तो ऐसा कर लो, या कंफर्म्ड टू मी कर लो। अगर मी लिखना ही है, अगर मी लिखना ही है तो फिर टू मी लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? प्रिंस नहीं होगा दैट, अगर होना होता तो मैं बता देता। एक डाउट ये वाला काफी बच्चों को आ सकता है, उनको ना वो 10th चैप्टर का रूल याद आता है कि मेन क्लोज पास्ट में, तो आगे पास्ट में चलेंगे, फिर हैव रिसीव्ड को देख के परेशान हो रहे होते हैं। बच्चे देख तो लो, इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। अभी मेन क्लोज सब क्लोज कहां से बन गए? तो डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में तो जो टेंस सामने वाला बोलना चाहे वो बोलेगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अभी ये डायरेक्ट स्पीच है भाई। वो बात तब थी अगर ऐसा होता ना, मैनेजर सेड दैट, ऐसे करके आया होता, पूरा आगे क्लोज बना होता, तब मेन क्लोज पास्ट तो सब क्लोज पास्ट करते। ये तो वही बात होगी, मान लो मैंने ऐसा कहा, मोहन सेड आई विल गो देयर। अब तुम तो इसको गलत कर दोगे, तुम कहोगे मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज पास्ट आएगा। अरे ये डायरेक्ट स्पीच है भाई। ये तब बनता पास्ट में जब इसका अपन इनडायरेक्ट लिखते, मोहन सेड दैट ही वुड गो देयर, तब करते विल का वुड। समझ में आया? हाँ हिमांशु भाई, चलेगा। हाँ सुधीर भाई, बिल्कुल चांस है। प्लीज यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट से उंगलियां हटा लो। अगर ये इधर उधर की और ही बात होती रहेंगी, सर कट ऑफ कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, तो बैच का सत्यानाश हो जाएगा भाई। इन क्वेश्चंस पे ध्यान लगा लो, ठीक है? कमेंट से उंगलियां हटा लो, पढ़ लो बच्चे, बैच शुरू हो चुका है। टाइम पास को हटाओ अब। यूट्यूब पे बथेरी वीडियो है कट ऑफ पट ऑफ के लिए, अपना देख लिया करो।
करंट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि ऑफर किया जाता है बैंक्स के द्वारा, खास करके उन फर्म्स और कंपनीज को जिन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज की बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत होती है। अब ये जो वर्ड आपने लिखा, ये आपने लिखा फर्म्स और कंपनीज के लिए, हु होम आते हैं इंसानों के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। इतनी सी बात है। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया जो मेरे फेवरेट फूड्स में से एक है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसी लगेगी, हु के बाद, विच के बाद, दैट के बाद वर्ब कैसी आएगी, डिपेंड करता है कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया जो मेरे फेवरेट फूड्स में से एक है, विच आया पिज्जा के लिए जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वो ऐसे लोगों में से एक है, वो ना ऐसे लोगों में से एक है। ही इज वन ऑफ दोज, वह ऐसे लोगों में से एक है। कैसे लोगों में से एक है? जो जो अपनी लाइफ कुर्बान कर देंगे अपनी कंट्री के खिलाफ डिसलॉयल होने की बजाय। यानी मान लो बात करी जा रही है किसी सोल्जर की, भैया वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे लोगों में से है कि अगर उनके पास ऑप्शन आ जाए ना कि या तो जान से मारे जाओगे या देश के साथ गद्दारी करो, तो वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे देश के साथ गद्दारी करने के बजाय। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये जो हु के आगे आपने बात लिखी है, ये जो हु के आगे आपने बात लिखी है, ये इस ही के लिए लिखी है कि दोज के लिए लिखी है? ये आपने लिखी है दोज के लिए। वह ऐसे लोगों में से एक है। कैसे लोगों में से एक है? ये जो आगे आपने बात लिखी इस दोज को डिफाइन करने के लिए लिखी है, प्लूरल को डिफाइन करने के लिए लिखी है। वह ऐसे लोगों में से एक है। अगर ये अकेला ही है वैसा, तो फिर ऐसे क्यों लिखे? तो फिर सीधा नहीं लिख देते? फिर तो सीधा लिख देते, ही वुड मच रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल। फिर ये ऐसे लोगों में से एक है, ये सब क्यों आया होता? यानी ये जो आगे बात है, ये दोज को डिफाइन करने के लिए, यानी प्लूरल को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे हिज लाइफ नहीं, यहाँ पे देयर लाइफ आपको करना पड़ेगा, उनकी जिंदगी। सिंगुलर की नहीं ना, दोज को डिफाइन करने के लिए लिखी गई पूरी बात। ये आपको अजीब लग रहा होगा, हु वुड सेक्रीफाइस सीधा लिख दूं तो आपको अजीब लगेगा। मच इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा रादर की, और रादर आया है सेक्रीफाइस के लिए। रादर का मतलब होता है इसकी बजाय, वो मतलब सेक्रीफाइस कर देंगे इसके कंपैरिजन में। मतलब दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ा सा भी अगर बाय चांस चांस हुआ कि जान देनी है कि डिसलॉयल होना है, तो बड़ी आसानी से वो जान दे देंगे। ये मतलब है इसका, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है सेक्रीफाइस की। अनमोल भाई क्लास के शुरू में बता दिया, टाइम से आया करो। क्या बात भाई, मंद बुद्धि उद्धि हो क्या? 50 बार बोल दिया फिर तुम कहोगे गुस्सा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ पोल में आंसर दे लो। क्या उंगलियों में ज्यादा कीड़े फिट हैं क्या? दो चार को ब्लॉक मारूंगा फिर अकल लगेगी? बैच में कुछ सीखने आए हो कि सारा दिन यही बताता रहूं कि पोल में आंसर करो, ये करो, वो करो? इससे अच्छा पढ़ने की चार बात नहीं सीख लेंगे हम? वी थॉट, हमने सोचा था कि एक अच्छा आइडिया था। ये चीज एक अच्छा आइडिया था कि बूट्स पहन लेते हैं बाहर निकलने से पहले। अब अगर आपने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपने प्रोनाउन में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको पता है कि देयर भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इट भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देयर का क्या काम होता है? कोई चीज कहीं है ये बताना। ठीक है, देर इज अ कैट, देर इज अ कैट अंडर द टेबल।
देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, कोई चीज कहीं है, देयर इज अ काउ इन द मिडल ऑफ द रोड, एक गाय बैठी है रोड के बिल्कुल बीच में, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, कोई चीज कहीं है, कोई चीज कहीं है, इस बात को कहने के लिए देयर आता है। इट के कुछ यूज पढ़ाए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। एक तो वो एम्फोसिस देने वाला, इट इज आई, वो मैं हूं, इट इज आई हु सेव्ड यू, वो मैं हूं जिसने सेव किया तुझे, एक तो वो वाला। और एक अगर आपको याद हो कि इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाने की बजाय टू डांस इज इजी ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा लिखते हैं इट इज इजी टू डांस। गलत ये भी नहीं है, लेकिन इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना अवॉइड किया जाता है, अपन ऐसा लिखते हैं इट इज इजी टू डांस। रियल जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख के इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे क्लॉज को सब्जेक्ट बनाने की बजाय भी इट लगाते हैं। याद आया कुछ? बिल्कुल वही आइडिया कि हमने सोचा था कि ये एक अच्छा आइडिया होगा। क्या एक अच्छा आइडिया होगा? जूते पहन लेना। ये जो टू वियर स्नो बूट्स है ना, इसके लिए आया ये कि ये एक अच्छा आइडिया था। टू वियर स्नो बूट्स वॉज अ गुड आइडिया। वी थॉट टू वियर स्नो बूट्स वॉज अ गुड आइडिया। तो ये जो टू वियर स्नो बूट्स है बेसिकली इसके लिए आपको लिखना था। तो यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं इट लगेगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट भी होता है देयर भी होता है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग काम है। यहाँ पे इट वाला आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाइए। बिफोर वी स्टेप्ड आउट, अगर वी को हटाओगे ना तो बिफोर प्रीपोजिशन बन जाएगी और बिफोर स्टेपिंग आउट लिखना पड़ेगा, फिर दो दो जगह एरर हो जाएंगे। फिलहाल ये बिफोर कंजंक्शन आगे अगला क्लॉज लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें, जबरदस्ती एरर ना निकालें। ये वो औरत है जिसके सारे बेटे मैरिड हैं और वेल सेटल्ड है। हु हुम का एरर देखते हैं ना, बच्चा फटाक से देखता है कि हुम लगा होगा तो हु टाप देते हैं, हु लगा होगा तो हुम टाप देते हैं, ना हु आएगा ना हुम आएगा। समझने की कोशिश करो, ये औरत की बात नहीं हो रही है, ना ही औरत शादीशुदा ना ही औरत वेल सेटल्ड है। ये वेल सेटल्ड और शादीशुदा कौन है? ये वेल सेटल्ड और शादीशुदा कौन है? ये सन्स है, हाँ के ना। अगर आप देख पा रहे हो तो इस वाले क्लॉज में ये सन्स सब्जेक्ट है, आर आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये मैरिड और सेटल्ड, ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चे मैरिड हैं और सेटल्ड है। लिंकिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट तो आता नहीं, लिंकिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट तो आता नहीं, हाँ के ना। आई मेरी कुछ बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सन्स सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अब आपको पता है अगर हु हुम आता तो हु तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट तो यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। हुम आता तो ऑब्जेक्ट बनता है, लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इससे भी आप सेंस लगा सकते हैं कि हु हुम नहीं आएगा यहाँ पे, हु हुम नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक पोजेशन बनाने वाला वर्ड चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ औरत जिसके लड़के, औरत जिसके लड़के। तो ना यहाँ पर दैट आएगा, ना यहाँ पर विच आएगा, ना यहाँ पर हु आएगा, ना यहाँ पर हुम आएगा। यहाँ पर एक पोजेशन बनाने वाला वर्ड आएगा जो कि है हुज। औरत जिसके सारे बेटे। अपन बोलते हैं ना, हम उस लड़के से मिले, वी मेट द बॉय हुज फादर इज आवर प्रिंसिपल। जिसके पिताजी हमारे प्रिंसिपल हैं, जिसके पिताजी, जिसका भाई, ये तो पोजेशन दिखाएगा। और हुज पजेसिव है, बाकी सब में से कोई पजेसिव नहीं है। हुज फादर, हुज ब्रदर, हुज सिस्टर। क्लियर हुआ इस पर? भाई क्या रट्टे बिठा के आए हुए हो यार, कोई कुछ बोलता रहता है, कोई कुछ बोलता रहता है। दिस के बाद तो दैट आता है, कब आता है दैट? ये फर्जी बातें मत करो यार, मेंस के बैच में आए हुए हो भाई तुम। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लगा, क्यों लगा, औरत का इन लड़कों पे पोजीशन बनाना था, दित्ते बाद दैत आता है। ये जो रूल रट्टे वाले आ गए हैं भैया, अपना अपने साथ जम नहीं पाएगी आपकी। कॉन्सेप्ट से अगर आपको कोर्स करना है, आपने पढ़ रखा है तो ही समझ में आएगा आपको। कीबोर्ड से हाथ हटा लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो। पढ़ने आओ, पढ़ाने नहीं। कोई नहीं, अगला जो भी बच्चा कमेंट में रिप्लाई करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से जो भी कमेंट में रिप्लाई करता रहेगा वो ब्लॉक होता जाएगा, वो पूरे बैच में कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। टेंशन ना लो, बस सब हो गया।
बहुत प्यार प्रेम से इनको समझा लिया। अब टीकाकरण शुरू होगा। ताजमहल, ताजमहल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। अगर आपको याद हो, ये ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन और पोजीशन दो काम करती है। ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखा सकती है या पोजीशन बना सकती है। कैसे? जैसे अपन लिखते हैं ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से एक। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से एक, मेरे स्टूडेंट्स में से दो। पोजीशन कैसे? द वाइफ ऑफ राजेश, द वाइफ ऑफ राजेश, राजेश की वाइफ। तो यहाँ पे राजेश का पोजीशन बना दिया वाइफ पे, राजेश की बीवी, हाँ कि ना। और यहाँ पे इस ऑफ ने क्या करा, इसने छांटा मेरे स्टूडेंट्स में से एक। टू लिख दोगे तो मेरे स्टूडेंट्स में से दो। अब खुद सोचने की कोशिश करो कि जब ये सिलेक्शन का काम करेगी तो किसी चीज में से छांट रहे, प्लूरल होगी तभी तो छांटोगे ना यार। मान लो मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट है, मैं कह सकता हूँ मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने भैया ये एग्जाम क्रैक कर दिया। 2 है ना, तो भी कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने ये कर दिया। अगर क्लास में स्टूडेंट ही एक है तो क्या ये सेंटेंस लिखा जा सकता है? तो बोला जा सकता है वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ही एक है क्लास में, फिर तो माई स्टूडेंट कहना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कहना चाहता है कि ताजमहल जो है वर्ल्ड की जो सबसे सुंदर क्रिएशन है उनमें से एक है। तो अगर सिलेक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि छांटोगे जिस चीज में से वो चीज प्लूरल होगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रिएशंस करना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में जो बच्चा पोल में आंसर करेगा, मतलब कमेंट में आंसर करेगा पोल की बजाय, मैं ब्लॉक मारूंगा। बहुत वार्निंग दे चुका हूँ, बस इससे ज्यादा और टॉलरेट भाई साहब ये नहीं हो पाएगा। अगर आपकी उंगलियों में कुछ ज्यादा कीड़े फिट हैं तो 10 रुपए की टेप लाइए, मार लीजिए उंगलियों पे और फिर बैच लगा लीजिए। डॉन अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई बात समझ आना। अब ये बात फाइनली उसको समझ आई है, अब ये बात फाइनली उसको समझ आई है कि किसी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए उसकी डिग्निटी, इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अब उसको जाके ये बात समझ आई है, अब उसको जाके बात समझ आई है कि किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए उसकी डिग्निटी, इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अगर आपको याद हो कि अगर सब्जेक्ट वन होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, नहीं वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। कुछ याद आया? वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। अगर सब्जेक्ट वन है, हर कोई वाला इसका मीनिंग होता है, तो इसके अनुसार पजेसिव रिफ्लेक्सिव चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे हिज डिग्निटी नहीं वंस डिग्निटी आएगा। टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए। आज प्रोनाउन चैप्टर आपको पता नहीं था कि प्रोनाउन चैप्टर आज होना है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जब आगे चैप्टर आपको पता होगा, नोट्स रिवाइज करके आओगे तो आपके स्कोर और बूस्ट होगा। और सस्मिता जी, अगर आपको और तेज पोल चाहिए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना 2x स्पीड पर, ठीक है? मुझे कितनी देर में पोल चलाना है, क्या करना है, वो मैं कर लूंगा मैडम, ज्ञान ना दें प्लीज। और आपको पोल थोड़े से लेट चल रहे हैं, लास्ट में अपन सस्मिता का स्कोर देखेंगे कि सस्मिता टॉप 10 में आई कि नहीं, ठीक है? क्लास के एंड में सस्मिता का स्कोर देखेंगे अपन सारे बच्चे की, लास्ट में सस्मिता जी टॉप 10 में आई कि नहीं। बहुत ईजी है ना, टाइम भी बहुत मिल रहा है, तो टॉप 10 में तो आ ही जाओगी, यू विल सी। नहीं सॉरी वॉरी नहीं बच्चे, अब तो टॉप 10 में देखा जाएगा आपको। पढ़ो बच्चे पढ़ो, मेंस का बैच है, आज पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ, ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी कंपैटिबल हो जाएं होले होले, ठीक है? इधर उधर की बातें मत करो, कंटेंट पे फोकस करो, नकली हो। ये चैप्टर दोबारा लौट के नहीं आएगा, रोज ऑलमोस्ट एक चैप्टर खत्म हो रहा होगा, समझो एक एक दिन कितना क्रूशियल है। तुम्हें शायद डर नहीं लग रहा, सच बता रहा हूँ मैं, अंदर से
मेरे को जो तुमने इतने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेके जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, मेरा दिल धक धक हो रहा है कि इन बच्चों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ऐसी प्रैक्टिस करानी है कि इनको ये ना लगे यार कि मेरा टाइम खराब करवा दिया सर ने। तुम्हें पता नहीं डर लगना है कि नहीं लग रहा, मेरे को डर लग रहा है कि इतने लोगों ने बैच ले लिया ये वाला। तो समझो, पढ़ो, सुनो, सुनने आओ मेरी क्लास में। चलो आओ जरा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त से पूछा था कि उसने कहाँ से सीखा इतना बढ़िया डांस करना। ध्यान से सुनो अब जरा। आपको क्या लग रहा है, मुझे बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये कोई सवाल है कि किसी को कुछ बताया जा रहा है? सोचो। देखो, जब मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा था, ठीक है, जब मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा था तब ये सवाल था। मैंने उससे पूछा होगा, वेयर हैव यू लर्न टू डांस सो वेल, कहाँ से सीखा यार तूने, तब ये सवाल था। लेकिन लेकिन अब ये सवाल नहीं। अब जब मैं इससे बात कर रहा था, किसी और बंदे ने देखा, उसने कहा क्या पूछ रहा था तू अपने दोस्त से। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं मेरे दोस्त से पूछ रहा था उसने डांस करना कहाँ से सीखा। अब ये कोई सवाल नहीं, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चला गया। नरेशन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आए। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर ही हैड लिखना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लगाना ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, वो तब लगाते हैं जब सवाल पूछना हो। जब मैंने मेरे दोस्त से डायरेक्ट स्पीच में होगा ना, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के बोला होगा, तब यहाँ पे मैंने बोला होगा वेयर हैव यू लर्नड, ऐसे बोला होगा। लेकिन अब जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो ये स्टेटमेंट हो गई। अब किसी से कुछ पूछ नहीं रहे, किसी कुछ बता रहे हो यार मैं तो उससे ये बात कर रहा था, तो अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आएगा, वेयर ही हैड आएगा। अजय बच्चे, आस्क डाई ट्रांजिटिव होती है, आस्क के बाद कब से टू आने लग गया यार। अब ऐसी बातों को क्या जवाब दूं जो एग्जिस्ट नहीं करती। एक ये फ्रेज होता है इट गोज विदाउट सेइंग, ये फ्रेज है इट गोज विदाउट सेइंग। इसका मतलब होता है तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इट गोज विदाउट सेइंग, इस फ्रेज का अर्थ होता है कि ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मान लो कि आप अपने बहन के लिए कोई रिश्ता विश्ता देखने गए, है ना, तो आपने बता दिया जी ये इतना कमाता हो, ऐसे ये सारी बात। फिर तुम लास्ट में कह रहे देखो इट गोज विदाउट सेइंग अल्कोहलिक तो नहीं होना चाहिए, कि ये बात तो देखो कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि अल्कोहलिक वगैरह ना हो। तो इट गोज विदाउट सेइंग इस फ्रेज का मतलब होता है कि ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारा घर जो कि दिल्ली में है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, वो कहीं ज्यादा बेहतर है मेरे वाले से अलग अलग तरीके में। ठीक है, तुम्हारे घर का कंपैरिजन मेरे घर से करना है तो दैट ऑफ वाला तो कोई एरर इसके अंदर है नहीं। जो रट्टे तोते हैं वो बस वो दिल्ली दिल्ली दोनों साइड पे देन दैट दिख गया, दैट ऑफ क्यों दैट ऑफ। मेरे तुम्हारे घर की तुलना मेरे घर से करनी है, मेरे घर का आगे कुछ है, मेरे घर की कीमत, मेरे घर का रंग, मेरे घर का साइज कहीं कुछ लिखा हुआ है? क्यों दैट ऑफ, बिना मतलब दैट ऑफ। एरर ये है कि माई वन जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। माई हाउस के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन है, हाँ कि ना? बोलो। ये जबरदस्ती के कुछ लोग वर्ड्स बना लेते हैं, जबरदस्ती के कुछ लोग वर्ड बना लेते हैं जैसे योर वन। अरे भाई योर वन क्यों लिखोगे, योर्स बना रखा ना इसी काम के लिए। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? योर्स है। ऐसे ही कुछ भाई एडजेक्टिव पे टाप देते हैं अपोस्ट्रोफियस, ये कोई वर्ड है? ये योर अपने आप में एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के ऊपर अपोस्ट्रोफियस आ जाएंगे क्या? तो ऐसे जबरदस्ती के शब्द मत बनाओ, घर में फैक्ट्री मत खोला करो। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स अपने को अवॉइड करने हैं। पजेसिव प्रोनाउन माइन है ना कि माई वन। मैंने ये पाया कि मैं इन दिनों बहुत जल्दी थक जाता हूँ। क्या लिखेंगे? आई गेट टायर्ड वेरी इजिली, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, कि आई गेट माई सेल्फ टायर्ड। अगर आपको याद हो कुछ वर्ब ऐसी थी कि जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, कुछ याद है? आपको बताया था कि ऐसे नहीं लिखेंगे मैंने खुद को नहलाया, मैं नहाया, आई बेथ। मैंने खुद को रोका नहीं, मैं रुका, आई स्टॉप्ड। मैंने खुद को मूव किया नहीं, मैं चला, आई मूव्ड।
मैंने खुद को मोड़ा नहीं, आई टर्न्ड। कुछ याद आया? तो ये जो गेट है ये लिंकिंग वर्ब के जैसा काम करने लग जाती है। ही गॉट टायर्ड, वो थक गया। ही गॉट इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गया। ही गॉट वुंडेड, वो घायल हो गया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट बनता है। जब यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो थक गया, वो इंजर्ड हो गया, वो वुंडेड हो गया, किसी के बारे में कुछ बताना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये गेट लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगी और ये टायर्ड एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। आई गॉट माई सेल्फ टायर्ड नहीं, आई गॉट टायर्ड। आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूँ। क्लियर हुआ? वो अलग चीज है शिवम, आपने एम्फेटिक लगाया, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो। बहुत सारे न्यू अराइवल्स हैं शू स्टोर में, यानी बहुत सारे नए जूते आए हैं, लेकिन सिर्फ वो जूते लेकिन वो लेकिन सिर्फ वो जूते जो पुराने हैं वही डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करिए। आपको एक सेंटेंस याद है? आई बॉट आई बॉट अ कॉस्टली पेन। मैंने एक तो महंगा पेन खरीदा। आई बॉट अ कॉस्टली पेन, एक तो महंगा पेन खरीदा, और एक मान लो मैंने सस्ता पेन खरीदा, एंड अ चीप वन। ठीक है, एंड अ चीप वन। पेन नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए वन का यूज कर लिया अपन ने। अब मान लो मैं दो सस्ते पेन ले आऊं, तो फिर क्या करना पड़ता है? टू चीप वंस। कुछ याद आया? जब एक नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए आप वन का यूज करते हो तो सिंगुलर है वन और प्लूरल है वंस। अब यहाँ पे मुझे बताओ, एक जूता है कि ऐसे बहुत सारे जूते हैं? बोलो। पहली बात तो एक जूता अकेला बिकेगा क्या कभी? तो बहुत सारे नए जूते आए हैं, लेकिन सिर्फ वो जूते जो पुराने हैं उन पर ही डिस्काउंट अवेलेबल है, या वही डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो पहली बात तो यहाँ पर वन जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ओनली दो, सिर्फ वो वाले जूते, ओनली दो से स्ट्रेस भी आया हुआ है। और जब एक नाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखना उस पर स्ट्रेस आ जाए तो फिर उसके लिए दैट भी यूज करना पड़ता है। अब एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि काफी बच्चों ने पढ़ रखा होता ना, जैसे दैट गर्ल और दोज गर्ल्स। हाँ कि ना? दैट गर्ल और दोज गर्ल्स, दैट सिंगुलर के साथ आता है, दोज प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पे जब ये जूते प्लूरल हैं तो दैट आएगा कि दोज आएगा? दोज क्यों नहीं आएगा जो दैट लिख रहे हैं? बस इतना सा है आपके कॉन्सेप्ट का। अरे नकलियो, ये दैट दोज तब के लिए हैं जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करे, या फिर ये दूसरा प्रोनाउन हो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? है? दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए आ सकता है। कुछ याद आ रहा है? जब आप लिखते हो द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स। हु सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए आ सकता है। सेम वैसे ही दैट भी सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए आ सकता है जब वो रिलेटिव प्रोनाउन हो। जब वो रिलेटिव प्रोनाउन हो। ये जो बात है ना कि दैट सिंगुलर के लिए आता है, दोस्त प्लूरल के लिए आता है, ये कब है? जब या तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का दोष मत कर देना, दोष कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए क्या एरर है इसमें। इसमें कहना चाहता है कि बहुत सारे नए जूते आए हैं स्टोर में, लेकिन सिर्फ वो जूते जो पुराने हैं वही डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो वो जूते जो पुराने हैं, पहली बात तो जूते होंगे ना कि जूता, प्लूरल होगा तो वन का वंश होगा। दूसरी बात, ओनली दोज लिखने से उसको हमने स्ट्रेस डाल दिया, स्पेसिफिक कर दिया। तो जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, द सेम बॉय लिखा हो, द सेम गर्ल लिखा हो, द ओनली गर्ल लिखा हो, तो फिर आगे अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिखना होता है तो वो केवल और केवल दैट आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाइए। दैट भी करना है इसमें ना, विच काट के दैट भी करना। दो एरर है इसमें, एक ही पार्ट में थे इसलिए चल जाएगा।
2 बार एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, इससे ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा, नहीं कर पाऊंगा। वीडियो दोबारा चला के देख लीजिएगा जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आए। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आए साइड पे लिख लिया करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी पे लिख लो, 5-7 मिनट का जो पार्ट होगा दोबारा चला के देख लेना। जो भी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक किया जाएगा, वार्निंग दी जा चुकी है। जय भाई शायद आप लेट आए हो, है ना, ब्लॉक हो जाओगे मुन्ना। ये पोल बरातियों के लिए नहीं चलाए जा रहे हैं। चलो जी, देर इज मैनी वेज टू मेक स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। और टेंशन मत लो बच्चे, ये पहली 1-2 क्लास में ना, जब बच्चे नए नए आते हैं उनको समझ नहीं आता, पूरे एक्साइटेड होते हैं कमेंट फमेंट करने में। 2-3 क्लास निकलेंगे, आप सब हैबिचुअल हो जाओगे, आपको भी समझ में आने लगेगी कंटेंट की वर्थ और मेरे पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे। ठीक है, पहली 1-2 क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको याद हो, जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब आती है रियल सब्जेक्ट के अनुसार। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल और देयर आर 2 कैट्स। अगर यहाँ पे आप प्लूरल वर्ड यूज करोगे तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ जाएगी। देयर के हिसाब से कोई वर्ब नहीं आती, इस ये जो रियल सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से वर्ब आती है। तो देयर इज अ वे, अगर एक तरीका होता देयर इज अ वे टू मेक, तो सिंगुलर वर्ब आ जाती है। देयर आर मैनी वेज, देयर आर 2 वेज, देयर आर 3 वेज। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल करोगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसमें ये है असली सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट। तुम्हारा फ्रेंड और तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा फ्रेंड और तुम यहाँ पे हो, लेकिन तुम में से कौन मेरे साथ काम करेगा? अगर आपको याद हो, जब सिलेक्शन की बात करनी हो, छांटने की बात करनी हो, तो चाहे इंसानों में से छांटो, चाहे जानवरों में से छांटो, चाहे चीजों में से छांटो, विच आता है? इंटारोगेटिव प्रोनाउन विच। ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, इंटारोगेटिव प्रोनाउन है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, छांटने की बात होती है तो विच आता है। अब ये स्ट्रक्चर हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, ये स्ट्रक्चर हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। एक सेंटेंस देखिए, यू आर, यू आर टू असिस्ट मी। इसका क्या मतलब है? यू आर टू असिस्ट मी, इसका मतलब है कि तुम असिस्ट करोगे मुझे, तुम यहाँ पे मुझे असिस्ट करने के लिए हो। यू आर टू डू दिस, तुम करोगे इस काम को, मतलब तुम हो इस काम को करने के लिए, ये मतलब होता है स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जब आपने लिखा कि तुम्हारा फ्रेंड और तुम यहाँ हो, लेकिन तुम में से कौन मेरे साथ काम करने के लिए, कि मेरे साथ काम करने के लिए कौन सा है तुम में से, तो विच ऑफ यू इज टू वर्क हियर। यहाँ पे ना होम आएगा ना कुछ और आएगा बच्चे, सिलेक्शन के लिए विच आता है। अब दिक्कत बच्चे यही है, मेरी बात समझिए। अब जो बच्चे कह रहे होम आएगा ये आएगा, बच्चे थ्योरी की क्लास नहीं है, माफ कीजिए। अगर आपने वाक्य में किसी से ढंग से कोचिंग कर रखी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो ही ये बैच आपके पॉइंट का है। अगर वो आपने पढ़ ही नहीं रखा तो फिर मैं क्या बताऊंगा? ये तो बेसिक रूल्स हैं, बहुत बेसिक रूल्स हैं बच्चे। कोई ऐसे मैं अपने घर से कोई ऐसे मुश्किल रूल छाट के नहीं करा रहा हूँ कि ओहो मुझे तो नंबर बनाने मुश्किल मुश्किल कराओ बच्चों को। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा है, तो इतने तो देखो आने चाहिए। अब यहाँ पे एक दूसरा डाउट हो सकता था कि सर ये कोई नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, ये कोई नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे 2-3-1 लगना चाहिए था, यूर फ्रेंड एंड यू होना चाहिए था, है ना, 2-3-1 लगना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि ये कन्वेंशन का रूल है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है। ये कन्वेंशन का रूल है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है। और कन्वेंशन का रूल तभी मार्क होता है जब ग्रामर का कोई एरर ना हो। अगर यहाँ पे विच वाला एरर ना होता तभी ये ए पार्ट में एरर मार्क होता। अगर एक ही सेंटेंस में 2 एरर हो जाए, ग्रामर वाला और कन्वेंशन वाला, तो ऑलवेज मार्क द ग्रामर वन, ये वीक एरर मानकर छोड़ दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। विच इंटारोगेटिव प्रोनाउन है सौरभ, वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है कि वो कंजंक्शन का काम करे।
मैं श्योर नहीं हूं कि वो जो रेड कार्ड पार्किंग स्लॉट में वो तुम्हारी है। मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि वो जो रेड कार्ड कार है पार्किंग स्लॉट में वो तुम्हारी है। दिस कार इज माई के माइन, दिस कार इज योर के योर्स। अगर आपको याद हो पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आते, अगर कॉम्प्लीमेंट बना के काम में लेना है तो पजेसिव प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे योर्स करना पड़ेगा। कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये चीज ऐसे लिखनी चाहिए, कोई ग्रामर की बात ना हो। जैसे वो ना कि ये सीख मतलब ये प्रोनाउन आए तो 231 लगाओ, 123 लगाओ, ये कोई ग्रामर की बात नहीं, जनरल कन्वेंशन है कि यार ऐसे लिखा करो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है वो। मैं फिर बता रहा हूँ, आज अगर मार्क्स कम आए तो डिमोरलाइज मत होइएगा। आज बहुत बच्चों को पता नहीं था कि प्रोनाउन चैप्टर क्या एरर होंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव होगा, तो जब आप उसके नोट्स रिवाइज करके अच्छे से उसको देख के आएंगे क्लास में तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कहीं पहली क्लास में डिमोरलाइज हो जाओ। सब तुम्हारी मेहनत है प्रशांत भाई। अब ए वाले तो वो हैं जिन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा, उनको लगा प्रोनाउन चैप्टर का एरर है। एक तो कुछ ईच के एरर आते हैं, चलो टाप देता हूँ। हु हुम विच वाला एरर बनना होगा, चलो टाप देता हूँ, है ना। ए वाले तो देखो मोस्टली वो हैं जिन्होंने पेड़े तुक्के। हर एक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है, हर एक सिगरेट, प्रत्येक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है वो नुकसान पहुंचाती है। हर एक सिगरेट, प्रत्येक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है वो नुकसान पहुंचाती है। और इवेंचुअली और अंत में तुम्हें तुम्हें एक सीरियस बीमारी हो सकती है उसके इफेक्ट से। तुम्हें बीमारी हो सकती है कि जो स्मोक करेगा उसे बीमारी हो सकती है। मेरा दोस्त बैठा साथ में, वो सिगरेट छोड़ चाय तक नहीं पीता। मैं उसको बता रहा हूँ भाई, ये जो लोग कहते हैं ना मैं तो शौकिया पीता हूँ, दिन की एक ही पीता हूँ, हर एक सिगरेट, एक एक सिगरेट जो एक बंदा स्मोक करता है ना वो उसको नुकसान पहुंचाती है। उसको नुकसान पहुंचाती है कि तुझे नुकसान पहुंचाती है भाई। पता चले नॉर्मली किसी से बात करो, बेचारा चाय तक नहीं पीता, तुमने कह दिया कि दुनिया में सिगरेट पी रहा कोई कैंसर हो जाएगा तुझे। स्मोकर को नुकसान पहुंचाती है, तो यहाँ पे यू क्यों लगा रहे हो ही में? उसकी बात कर रहे हो जो स्मोक करता है। और ये प्रीवियस ईयर एरर है ये। मी एंड माई फ्रेंड्स, पहली बात तो यहाँ पे वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो मी तो आएगा नहीं, आई आएगा, और सीक्वेंस भी ठीक कर देंगे, माई फ्रेंड्स एंड आई कर देंगे। और बच्चे कुछ अगर वो वाले आ गए ना जो भी वो 120 गोल्डन रूल छाती पे धरे घूम रहे हैं, काम चलेगा नहीं बच्चों उन दो 120 गोल्डन रूल से मेंस में। वो मन को सांत्वना ही होते हैं वो 120 गोल्डन रूल। पेपर में जब 7 दिन बचे हों और तब आपको तैयारी करनी होती है ना, तब देखने वाली वीडियो है वो। कहीं उनके भरोसे मेंस में भी मुंह उठा के चले जाओ। द आर्टिकल्स द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश किए गए, आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश किए गए वो बेटर है उस मैगजीन से। यार तो सेम होगा ना, मतलब आर्टिकल का कंपैरिजन आर्टिकल से, मैगजीन का मैगजीन से। अगर ये सेंटेंस मैगजीन दिस मैगजीन से शुरू होता कि दिस मैगजीन इज बेटर देन दैट मैगजीन, ये जो मैगजीन है उस मैगजीन से बेहतर है, फिर तो समझ में आता, फिर तो समझ में आता। अब यहाँ पे आर्टिकल से तुलना कर दी उस मैगजीन से तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप कहना चाहते थे कि आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश है वो बेहतर है उन आर्टिकल से जो उस मैगजीन में पब्लिश्ड है, ये कहना था। तो ऐसा कहने के लिए आप क्या कह सकते हो,
दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, या दोज का मतलब हो जाएगा आर्टिकल्स। यहाँ पे पब्लिश्ड को भी लगा लेना, पता क्यों? क्योंकि अगर ऐसे होता ना पब्लिश्ड वर्ड इधर ना होता, आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन, तो उधर भी पब्लिश ना लगाते। अगर इधर कोई अलग से एडजेक्टिव दिया हुआ वो आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश्ड है, तो उधर भी उस एडजेक्टिव को लगा लो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया। क्लियर हो गया? तुलना आर्टिकल की आर्टिकल से होगी बच्चे, मैगजीन से नहीं होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे मैगजीन में अपोस्ट्रोफी एस लगा लें, देन दैट मैगजीन्स, ऐसा कर दें? हाँ जी, स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी रखो बच्चे। अगर इधर ऐसे लिखा ना आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन, तो उधर भी दोज इन दैट मैगजीन करो। अगर इधर ऐसे लिखा होता ना दिस मैगजीन्स आर्टिकल्स, पहली बात तो मैगजीन नॉन लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस आएगा ही नहीं, लेकिन अगर इधर अपोस्ट्रोफी एस होता तो उधर अपोस्ट्रोफी एस होता। जो लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर होता है वही राइट साइड पे स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कहूँ मोहन्स हाउस इज बिगर देन शिल्पाज तो चलेगा, लेकिन द हाउस ऑफ मोहन लिखा होगा तो उधर दैट ऑफ शिल्पा करना पड़ेगा, पैरेललिज्म मेंटेन करनी पड़ेगी। इधर अपोस्ट्रोफी एस है तो उधर अपोस्ट्रोफी एस, इधर अगर इन है तो उधर इन, ऐसे करके। ठीक है, दैट ऑफ नहीं आएगा, दोज ऑफ आएगा, क्योंकि आर्टिकल्स प्लूरल है। पास्ट पार्टिसिपल है आकाश, ये कोई वर्ब नहीं है भाई, ये पब्लिश्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है ये। आर्टिकल्स ने कुछ पब्लिश नहीं किया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। सब तुम्हारी मेहनत है शिवम भाई। आई लव सिस्टर है, मैं चलेगा क्या ये? किसकी सिस्टर? आई लव माई सिस्टर, आई लव यूर सिस्टर, आई लव हिज सिस्टर। अबे कुछ तो लिख, ऐसे कैसे छोड़ दिया हवा में? है तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ललिता विल गो टू सिस्टर हाउस, अबे किसकी सिस्टर? नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली अपनी बहन के घर ही जा रही होगी, हर सिस्टर हाउस कर दो। सब तुम्हारी मेहनत है शुभम भाई। इन दोनों पिक्चर्स में से कोई भी एक, इन दोनों पिक्चर्स में से कोई भी एक जो रियल पिक्चर दिखाती है प्रेजेंट पॉलिटिशियन की, वर्थ सीइंग है। ऐ नहीं लगता दो से ज्यादा के लिए दो में से कोई भी एक कहना होता तो उसके लिए वर्ड ईदर यूज होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ डेपिक्ट्स होगा कि नहीं होगा? ये विच के बाद डेपिक्ट्स होगा कि नहीं होगा? ईदर के अनुसार तो वर्ब सिंगुलर नहीं आती यार, ईदर के अकॉर्डिंग तो वर्ब सिंगुलर नहीं आती। बिल्कुल आती है बच्चे, और वो वर्ब लगी भी हुई है, वो वर्ब ये है, ईदर की वर्ब यहाँ पे है। ये जो विच है इसका एंटीसेंट है पिक्चर्स प्लूरल, तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, डिपिक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। विच आया पिक्चर्स के लिए कि उन दोनों पिक्चर्स, कौन सी दोनों पिक्चर्स? दो जो रियल पॉलिटिशियन की पिक्चर को दिखाती हैं, वो जो दो फोटो है ना जो रियल पिक्चर्स दिखाती हैं प्रेजेंट पॉलिटिशियंस की, उनमें से कोई भी एक ले लो तुम, वो वर्ब सीइंग है। ईदर की वर्ब ये है, ये ना कि ये। बिल्कुल देख सकते हो सीडीएस के लिए भाई। आफ्टर अ लॉन्ग गैप, बहुत समय के बाद हम शॉपिंग के लिए गए लास्ट संडे को और खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? यहाँ पे बॉट वर्ब है, ठीक है, बॉट वर्ब है। अगर आपने ढंग से, अगर आपने ढंग से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं तो आपको पता होगा दैट तब लगाते हैं जब एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना।
बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए यानी नाउन क्लॉज बनाना है, तो यहाँ पे वट आएगा, वट वी वांटेड आएगा, ना कि दैट वी वांटेड। काफी बच्चों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, दो चीजें याद रखिएगा। शी वेंट शॉपिंग, आई एम बिजी स्टडिंग। इन दो वर्ब में याद रखिएगा, जब इनके बाद आईएनजी डायरेक्ट लिख दिया जाए यानी जिरेंट डायरेक्ट लिख दिया जाए तो प्रीपोजिशन अंडरस्टूड मान सकते हैं आप। ये मॉडर्न इंग्लिश में खूब फॉलो होने लग गया है, तो अब ये एक्सेप्ट हो गया। शी वेंट शॉपिंग, शी वेंट स्विमिंग, शी वेंट रनिंग चलेगा। फॉर लिख दो तो ठीक, ना लिख दो तो ठीक। ऐसी आई एम बिजी स्टडिंग, आई एम बिजी प्लेइंग, आई एम बिजी टॉकिंग टू हर, विद लिख दो तो ठीक, ना लिख दो तो ठीक। स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। सब तुम्हारी मेहनत है कृष्णा जी। तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी प्रॉब्लम भी है। इट इज माई के इट इज माइन, अभी 2 मिनट पहले हुआ है ऐसा ही सेंटेंस। इट इज माई के इट इज माइन, माई पजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, पजेसिव प्रोनाउन अकेला आ सकता है। इट इज माइन लिख सकते हो। मैं ये बात शायद 10वीं बार बोल रहा हूँ इस क्लास में कि आज शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे क्लिक क्यों नहीं हो रहे, मुझे एरर दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं था आज प्रोनाउन चैप्टर के एरर होने हैं। कल जब आप नेक्स्ट चैप्टर के आप अपना नोट्स रिवाइज करके आएंगे तो दिखेंगे, जो नोट्स रिवाइज करके आए हैं वही सही आंसर जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। तो उस बात का लोड मत लीजिएगा, आपसे भी होंगे। मुझे दीवार को होल्ड, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल, होल्ड ऑन टू समथिंग का मतलब उस चीज को पकड़ना। मान लो दीवार है, मुझे उसको पकड़ना पड़ा, मुझे उसको पकड़ पड़ा खुद को स्टडी करने के लिए कि दीवार को स्टडी करने के लिए, वरना मैं गिर जाता, वरना मैं गिर जाता। खुद को स्टडी रखोगे, खुद को स्टडी करोगे कि दीवार को स्टडी कर दोगे? खुद को स्टडी रखने के लिए। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा खुद को स्टडी रखने के लिए, तो माई सेल्फ करना पड़ेगा, स्टडी माई सेल्फ। कुड हैव बीन फॉलन क्यों करोगे बच्चे? गिर जाता। हैपनिंग वर्ब है, इसका पैसिव कैसे होगा? वरना गिर जाता, गिरा दिया जाता थोड़ी मीनिंग देना है। वो जो मिनिस्टर के बगल में बंदा खड़ा है, वो जो मिनिस्टर के बगल में बंदा खड़ा है, ये स्टैंडिंग एडजेक्टिव है या पास्ट पार्टिसिपल है? कहीं आप सोचो इज एम आर क्यों नहीं आ रहा? द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर, मैन की वर्ब है ये, वो मेरा दोस्त है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, और द फ्रेंड लिखते हो, द फ्रेंड ऑफ मी। अब ऐसा क्यों, समझना। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आप ए आर्टिकल लगाते हो तो आप जनरलाइज आर्टिकल लगा रहे हो। ए का मतलब है मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, तो यानी यहाँ पे ऑफ सिलेक्शन का काम करेगी, और माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है। अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब होता है मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है। आई बात समझ? लेकिन आपने दा लगा दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो अब छांटना तो है नहीं, तब अब छांटना है नहीं, तो यहाँ पे ऑफ पोजीशन को दिखाएगी, मेरा दोस्त कहना है, द फ्रेंड ऑफ मी। यहाँ पे ये ऑफ दिखा रहा है सिलेक्शन को, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, और यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है पोजीशन को। छांटना नहीं है तो इधर प्लूरल लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली मेरा दोस्त कहना है तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया। यहाँ छांटना है तो मेरे दोस्तों में से एक कहना था, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स मीनिंग देने के लिए माइन आया।
हालांकि हालांकि द फ्रेंड ऑफ मी से अच्छा रहता है सीधा माई फ्रेंड लिख दो, क्योंकि अगर स्पेसिफिक ही हो गया तो जबरदस्ती का द फ्रेंड ऑफ मी क्यों लिखते हो, सीधा माई फ्रेंड करना बेटर रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे फिलहाल के लिए वो जो मैन खड़ा है उस मिनिस्टर के बगल में, वो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, तो यहाँ पे मी नहीं क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड एकदम सही लगा हुआ है, चकाचक, तुक्के ना मारे। टाइम बिल्कुल यही फिक्स है बच्चे, 12 से 2 ही टाइम रहेगा। नन वर्सेस नो वन, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये, नन वर्सेस नो वन। एक फर्क तो ये है कि नन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है और थिंग्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, नन ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है और थिंग्स के लिए भी आ सकता है, और नो वन जो है सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। एक डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस ये जो होता है ना, किसी में से, मतलब नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द गर्ल्स, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में से जब कहना हो कोई नहीं, तब आप नन का यूज करते हो। यानी ग्रुप में से, ये ऑफ वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है, ऑफ के बाद नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द गर्ल्स, ये वाले स्ट्रक्चर में जब आपको यूज करना है तो वहां पे नन ही यूज कर पाओगे। नो वन कभी स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता। नो वन के बाद ऑफ लगा के ग्रुप नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, नो वन हेल्प्ड मी। समझ में आया? जब आप एक ग्रुप में से कहोगे कोई नहीं, तो आप नन, मतलब नन का यूज करोगे। ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगा के नो वन का यूज नहीं हो सकता, नो वन सीधा सब्जेक्ट बनेगा, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, नो वन हेल्प्ड मी, ऐसे करके। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आकाश, नो वन, नन प्लूरल है, मैंने कब पढ़ाया नन प्लूरल है? अपने आप ही बना रहे हो कुछ यार। मैंने क्या पढ़ाया है, तुम क्या लिख रहे हो? वह अवेयर नहीं था उन चीजों से और उन लोगों से जिन्होंने उसे घेर रखा था। वह अवेयर नहीं था उन चीजों से और उन लोगों से जिन्होंने उसे घेर रखा था। लोगों के लिए हुम आते हैं, चीजों के लिए विच आता है। अब यहाँ तो दोनों लिखने हैं, तो फिर एक ऐसा प्रोनाउन है जो दोनों को रेफर कर सकता है, जो दैट है। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं पहचानता इनमें से किसी भी पॉलिटिशियन को। नॉट भी लिख रहे हो, नन भी लिख रहे हो, मैं नहीं पहचानता इनमें से किसी भी पॉलिटिशियन को। किसी भी वाला मीनिंग देना, नेगेटिव मीनिंग नहीं देना, एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस करो यहाँ पे। मैं नहीं पहचानता इनमें से किसी भी पॉलिटिशियंस को जिनको बुलाया गया है आज स्पीकर के तौर पर। अब काफी बच्चे कहेंगे सर ये वाला नॉट हटा दें तो, आई रिकॉग्नाइज ऐसे कर दें तो। बच्चे लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन किया जाता है, और वैसे भी रिकॉग्नाइज के लिए नॉट है, मैं नहीं पहचानता। मैं नहीं पहचानता कि ऐसे बोले मैं पहचानता हूं इनमें से किसी पॉलिटिशियन को नहीं, ये क्या लॉजिक बना बे? मैं पहचानता हूं इनमें से किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं, वाह वाह वाह। कपिल शर्मा के शो में आयो, जब नॉट का लेना देना रिकॉग्नाइज वर्ब से, तो उसको नेगेटिव करो ना।
टाइपिंग एरर है, एक वांटेड होगा यहाँ पे, वांटेड। पूरा पास्ट में रहेगा। गिव को पास्ट मत कर देना, इन्फिनिटिव है, कहीं यहाँ पे भी टू गिव सोच लो। हर मदर प्रॉमिस टू गिव, उसकी माँ ने वादा किया था, उसकी माँ ने वादा किया था उसे कोई भी वो चीज देने का जो उसे चाहिए अगर वो एग्जाम में पास होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, दैट तब लगाते हैं जब एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना हो, एक नाउन होगा उसको, नाउन या प्रोनाउन होगा उसको डिफाइन करने वाला क्लॉज बनाना है तो दैट लगाओ, और अगर एक वर्ब को ऑब्जेक्ट वगैरह देने वाला क्लॉज बनाना है तो व्हाट से बनाओ। अब या तो यहाँ पे ऐसा लिखो, हर मदर प्रॉमिस टू गिव हर व्हाट शी वांटेड। एनीथिंग ना होता तो ये गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता, और वट वाला क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता। लेकिन अगर एनीथिंग आ गया है तो अब बच्चे वट वाला क्लॉज तो आएगा नहीं, अब नाउन क्लॉज थोड़ी चाहिए, एनीथिंग को डिफाइन करना है, उससे कोई भी वो चीज जो उसे चाहिए, तो एनीथिंग को डिफाइन करना है तो एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए, तो यहाँ पे दैट आएगा, एनीथिंग दैट शी वांटेड। एनीथिंग, एवरीथिंग, इन सब के साथ क्या आता है, दैट आता है। थॉमस एक जबान का पक्का आदमी है जो उधार लिए पैसे वापस कर रहा है किश्तों में। अब ये हु किसके लिए आया, या तो कह लो थॉमस के लिए आया, या मैन ऑफ वर्ड के लिए आया, अपनी जुबान का पक्का आदमी है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, जिसको ये रेफर करता है उसी के लिए आता है। ये फ्रेज होता है बच्चे, मैन ऑफ वर्ड, अपनी जबान का पक्का आदमी। वर्ड्स मत कर देना यहाँ पे, यू हैव माई वर्ड, यानी मेरा वादा है आपको। ये वर्ड यहाँ पे वो शब्द वाला नहीं है, वादा वाला है, प्रॉमिस वाला। शुभम यार अभी तो बताया कि वर्ड क्यों होगा वहां पे, लेकिन तुम टाइपिंग में बिजी थे इसलिए सुन नहीं पाए होगे। कोई नहीं, वीडियो दोबारा चला के देख लेना। आपको क्लास में क्रिकेट एंड चेस वाला एक एरर कराया था। तुम एक एडिटर हो सकते हो या एक रिपोर्टर हो सकते हो, ये तुम्हें बिठाता है वो तुम्हें भगाता है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो नाउन लिखे, एडिटर और रिपोर्टर, और यहाँ पे फिर इन दोनों चीजों को रेफर करने के लिए दिस और दैट का यूज किया। ग्रामर के अनुसार दिस माना जाता है अपने पास वाले के लिए, यानी यानी दिस माना जाएगा रिपोर्टर के लिए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मीनिंग गलत हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टर भागता है और एडिटर ऑफिस में बैठ के एडिट करता है। भागने का काम रिपोर्टर का होता है और बैठ कर एडिट करने का काम एडिटर का होता है। तो अगर दिस अपने नियरेस्ट वाले को रेफर करेगा तो ये मीनिंग गलत हो रहा है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि दो पार्ट में ऐड कर दें, यहाँ दैट काट के डिस करो, या इसमें सिट और रन को अलग अलग करो। क्यों ना मैं इनको इंटरचेंज कर दूं। जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे एडिटर आ जाएगा, तो फिर दिस का मतलब एडिटर हो जाएगा। एडिटर बैठता है, रिपोर्टर भागता है, फिर ये सही हो जाएगा। यानी आंसर ये है। यही कोशिश है मनीष भाई, कि एक एक कॉन्सेप्ट जो उस चैप्टर का है हर एक पर आपको सेंटेंसेस मिले, ताकि पूरा चैप्टर ऐसे लगे कि रिवाइज हो गया। अब जिन्होंने ढंग से कोर्स कर रखा है, पढ़ रखा है, देखो उनको तो मजा आ रहा होगा। जो 120 गोल्डन रूल वाले हैं उनको ऐसे लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर है, हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं।
दोज हु आर लेट, जो लेट है, अब हु आर लेट ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह से काम करेगा। ये वर्ब दोज को मिलनी थी ना यार, दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड, ये दे दोबारा क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती का। वो जो दो मेडिकल स्टूडेंट जो सस्पेक्टेड थे मिसिंग गर्ल के केस में, हैव सो फार बीन अरेस्टेड, उनमें से बेसिकली नेगेटिव शुरू में कर दिया, तो यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तक अरेस्ट नहीं किए गए। अब नीदर जब सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, हैज आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है, सर नीदर लिख दिया तो टू क्यों लिख रहे हो। अब मुझे बताओ कि एरर कौन सा मार्क करोगे। बात आपकी ठीक है, नीदर लिख दिया तो टू सुपरफ्लस टाइप की बात है, ना लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको लगता है कोई ग्रामेटिकल एरर है, बोलो। क्या आपको लगता है कि नीदर लिखा है तो टू लिखना है कोई ग्रामेटिकल एरर है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर का सेंटेंस है बच्चा, मेरा बनाया हुआ नहीं है। नीदर के साथ टू लिखना कोई एरर नहीं है, ये नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको स्ट्रेस डालना होता है ना कि इन दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं, वो जो दो लड़के थे ना उनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, तो आप दोनों चीजें मेंशन कर रहे हो, नीदर ऑफ द टू बॉयज, वो जो दो लड़के थे दोनों में से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, समझ में आया। तो वहां पे टू लिख देना कोई गलती नहीं है। With food granaries overflowing, government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage. ये जो ग्रेनरी है जहाँ पे स्टोर करती है सरकार अनाज खरीद के किसानों से, वो ओवरफ्लो हो रही है, यानी जरूरत से ज्यादा वहां पे अनाज इकट्ठा हो गया, तो गवर्नमेंट अब सोच रही है कि लिक्विडेट कर दें, यानी इसको बांट दें या बेच दें उस ग्रेन स्टॉक को, अपने ग्रेन स्टॉक को, ताकि डैमेज ना हो। गवर्नमेंट के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या, पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, हिज लगेगा कि इट्स लगेगा। हाँ जी, हिज लगेगा कि इट्स लगेगा। एज वेल एज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, अगर यहाँ पे पायल एंड हर फ्रेंड्स होता तो यहाँ पे वर आ जाता। एज वेल एज है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पायल के हिसाब से वर्ब आएगी, वॉज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वॉज में कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर क्या है मुझे बताना, बी पार्ट में क्या आएगा। चलो थोड़ी सी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाता हूं, इधर देखना। बताओ इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, कुछ याद आ रहा है। या तो आप लिंकिंग और लगा के एब्सेंट को एडजेक्टिव की तरह से काम में ले लो, शी वॉज प्रेजेंट, शी वॉज एब्सेंट, ऐसे लिख लो। अगर आप इसको वर्ब बनाओगे, तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब बनती है, ये वर्ब बनेगा और ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब निकलेगा पायल एब्सेंट थी, और इसका मतलब निकलेगा पायल ने खुद को एब्सेंट कर लिया, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर है भाई, पायल को एब्सेंट किया गया था, अगर पैसिव कर दोगे तो पैसिव में कभी ऑब्जेक्ट आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। अब कुछ दिमाग की बत्ती जली, तो या तो यहां पे सिर्फ एब्सेंट लिखे हम कि पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स वाज एब्सेंट,
अपने दोस्तों के साथ पायल भी एब्सेंट थी उस दिन क्लास से क्योंकि बिहार बंद था। या पायल ने खुद को एब्सेंट कर लिया, ये मीनिंग देना था, तो पायल एज वेल एज फ्रेंड्स एब्सेंटेड हरसेल्फ होता। लेकिन दो पार्ट में तो एरर कर नहीं सकते कि उधर से वॉज उड़ा दूं, इधर से हरसेल्फ भी कर दूं। तो यहां पे जो असली आंसर है ना भैया, कोई किताब उठा लेना, प्रीवियस ईयर पेपर का सेंटेंस है, सबने आंसर गलत टाप रखा है, सबने कह दिया हरसेल्फ कर दो। सही जो आंसर है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट आएगा और कोई तरीका नहीं। समझ में आया? अरे संजीव भाई, पढ़ लो पढ़ लो, मेंस के लिए पढ़ लो। नहीं भी होगा तो अगले साल प्री में काम आ जाएगा, सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, संस्कृत थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जितने बच्चे होते हैं ना, सर मेरे 120 बन रहे हैं, सर मेरे 110 बन रहे हैं, मैं मेंस की तैयारी करूं कि अगले साल के प्री की, मैं लिखित में दे सकता हूं, मैं लिखित में दे सकता हूं। अगर इनको आज ही मैं बता दूं ना कि तुम्हारा प्री क्लियर नहीं हो रहा, तो ये 3 महीने तक किताब को हाथ नहीं लगाएंगे। ये जो ऐसी बातें पूछने वाले बच्चे होते हैं ना, ये प्री की भी तैयारी नहीं करेंगे। मेंस की अगर मैं इनको कह दूं ना कि तेरा नहीं होगा, तुम प्री की तैयारी कर ले, ये 3 महीने तक किताब को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक अगले एग्जाम की डेट नहीं आ जाती, क्या अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, कुछ हलचल नहीं हो जाती। तो इससे अच्छा बच्चे तो मेंस की पढ़ लो, उस बहाने पढ़ तो लोगे। इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू डू समथिंग, ऐसा करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको एग्जॉस्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ये फॉर ही दोनों ही ना लिखे होते तो भी चल जाता। मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको एग्जॉस्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो मीटिंग अटेंड करेगा वही नोट्स बनाएगा। लेकिन अगर लिखना भी है तो फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो फॉर ही नहीं फॉर हिम आएगा। इतनी सी बात है। मुझे बताओ, ये सवाल है कि कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है? ये कोई क्वेश्चन है, किसी से हम पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, बताओ व्हाट शुड वी डू, क्या करें भाई बोलो? ऐसा है कि एक नॉर्मल असर्टिव स्टेटमेंट है कि लाइफ में मैं क्या करना है, ये हमारी खुद की चॉइस और डिजायर की बात होती है यार। स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले क्यों लिख रहे हो, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्यों लिख रहे हो? असर्टिव में लिखो व्हाट वी शुड डू लिखो। आर चॉइस हमारी चॉइस है, आर ओन चॉइस हमारी खुद की चॉइस है, दोनों ठीक है। स्ट्रेस डालना हो तो ओन लिख लो, मेरी गाड़ी माई कार, मेरी खुद की गाड़ी माई ओन कार। लोग जो मेरे ऑफिस में लोग जो मेरे ऑफिस में हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं दूसरे ऑफिस से, कि दूसरे ऑफिस में जो लोग हैं उनसे। लोगों की तुलना तो लोगों से होगी, हाँ कि ना? एक चीज ध्यान देना, देखो अगर इधर इन प्रीपोजिशन है ना, तो याद है उधर जैसे दैट ऑफ लगाते थे, दोज ऑफ लगाते थे, ऑफ नहीं लगेगा, इस बार इन लगेगा। देन दोज इन अदर ऑफिसेज, पैरेललिज्म। अगर यहाँ पे होता ना पीपल ऑफ माई ऑफिस, तब यहाँ पे दोज ऑफ अदर ऑफिसेज हो जाता। कल बच्चे प्रोनाउन चैप्टर के मान लो कुछ सेंटेंसेस बचेंगे, तो कल प्रोनाउन चैप्टर के वो सेंटेंसेस करेंगे। वैसे अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो रगड़ ही देते हैं ना यार आज, क्यों कल घसीटना, है ना? 5 मिनट क्लास अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्या छाती पे जोर आ जाएगा, खत्म ही करके चलते हैं। कल एडजेक्टिव कराऊंगा, ज्यादा दिन मेंस के अपने पास हैं भी नहीं, कल एडजेक्टिव करेंगे, आज इसको खत्म करके चलेंगे। टोटल 58 सेंटेंसेस हैं,
58 सेंटेंसेस में पूरे प्रोनाउन का एक एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, भाग के जाए, कोई नहीं, एक क्वेश्चन छूट जाए, क्या हो जाएगा। हम बता दिया करूंगा बच्चे, नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगला टॉपिक एडजेक्टिव है, उससे अगला टॉपिक वर्ब है, जिसमें मेन वर्ब और मॉडल के होंगे। एडवांस वर्ब के नहीं, सिर्फ मेन वर्ब और मॉडल के एरर होंगे। उससे अगला टॉपिक नाउन है। और बताओ, एडजेक्टिव, मेन वर्ब प्लस मॉडल, फिर नाउन। उसने कभी मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया और ना ही मुझे कभी बिट्रे किया। उसने कभी मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया और ना ही कभी मुझे बिट्रे किया। ये पहचान है, ये निशानी है उसके ग्रेट अल्ट्रिस्टिक लवर होने की। जब एंटीसीडेंट कोई एक सिंगल वर्ड ना हो बल्कि पूरा का पूरा क्लॉज हो, जब एंटीसीडेंट कोई एक सिंगल वर्ड ना हो बल्कि पूरा का पूरा क्लॉज हो, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच लगता है और कुछ नहीं। कुछ याद आ रहा कि जब पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर करना होता है तो सिर्फ केवल और केवल विच आ पाता है। बिट्रेड, धोखा देना। करो 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 करो, 17-18 सेंटेंस रह गए हैं, रो मत, कोई बात नहीं, करो। हाँ जी, अगर मैं सेंटेंस सिर्फ इतना लिखूं, इधर देखो, हु स्लैश हुम शी इज, बताओ क्या आएगा। हु शी इज की हुम शी इज। आपको पता है कि इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट तो आते नहीं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों ही सब्जेक्टिव केस में होते हैं बच्चे, ध्यान रखना। अब यहां पे जरा देखने की कोशिश करो, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है, ये सेंटेंस देना है। डू यू थिंक, डू यू थिंक शी इज, ये वाली जो ये जो हु हुम आप लगा रहे हो ना, ये जो हु हुम आप लगा रहे हो, ये शी इज वाली वर्ब के लिए है। तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है, ये हु हुम का लेना देना शी से है, ना कि यू से। थिंक के बाद यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है। तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है, यहाँ पे दैट अंडरस्टूड हुआ है, शी इज वाली बात से इसका लेना देना है। और अगर लिंकिंग वर्ब आ रही है तो इधर सब्जेक्टिव केस ही आएगा, हुम नहीं आएगा। क्लियर हुआ। हु डू यू थिंक शी इज, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है अगर वो तुम्हारे बारे में इतनी बातें जानती है। प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई उनसे कि उनके शॉर्ट स्कर्ट पहनने से। प्रिंसिपल ने आपत्ति किस चीज से जताई, उनसे कि उनके शॉर्ट स्कर्ट पहनने से। तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इस चीज से आपत्ति जताई गई, यानी ये नाउन बनेगा, यानी ये जेरेंड बनेगा। प्रोनाउन नाउन के साथ तो आ नहीं पाएगा, यानी इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दे आर वियरिंग करना पड़ेगा। ये वही है, माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा, नहीं माई गोइंग टू सिनेमा। रश्मि और मैं मनाली जाएंगे। अब सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, रश्मि एंड आई होगा। सबसे आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर प्रोनाउन चैप्टर पे कोई सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर एरर पूछा गया तो ये एरर है सबसे ज्यादा, ये है एरर प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा आने वाले। आज ही हो गया ये कॉन्सेप्ट 2-3 बार कि या तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है यू कैन बाय एनीथिंग दैट यू वांट। अगर यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन होता तो दैट सही होता। अगर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यानी आपको नाउन क्लॉज बनाना है, तो फिर वट से बनाओ, वट एवर भी लिख सकते हो। वट और वट एवर में क्या फर्क होता है। अगर मैं लिखूं यू कैन बाय वट यू वांट, यानी पता है कि उसको क्या चाहिए, तुम खरीद सकते हो जो तुम्हें चाहिए।
तुम खरीद सकते हो जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जो तुम्हें चाहिए खरीद लियो, तो वट एवर। ना वो ना उसका भाई चल सकते हैं मुझसे तेज। शी इज टॉलर देन मी कि आई। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे मी नहीं है, क्या आएगा? आई आएगा। वो मैं हूं जिसने तेरी मदद करी थी, वो हम होंगे जो नया घर खरीदेंगे। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव कैसा आएगा? वी। या ऐसे देख लो कि जिस पे स्ट्रेस डालना है, अब घर खरीदने के हम डूअर है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्यों लिख रहे हो? जसप्रीत कह रहे हैं क्लास का है, अरे सब कुछ ही क्लास का है भाई, क्लास से बाहर का कुछ भी नहीं है। उसके सिवाय कौन था उस फैमिली, उसकी फैमिली की देखभाल करने के लिए उस मुसीबत की घड़ी में? बट का मतलब जब लेकिन होता है तब वो कंजंक्शन होती है, बट का मतलब जब के सिवाय होता है तब वो प्रीपोजिशन होती है। यहाँ उसका मतलब के सिवाय है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हर लिखना पड़ेगा। सुबोध बच्चे, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि दोबारा प्रिंटेबल फॉर्म से इसको दोबारा लगाओगे, उतना टाइम मिल नहीं पाएगा आपको। बाकी फिर भी अगर चाहते हो, फिर भी अगर चाहते हो तो ये काम मैं करवा दूंगा। ऐसा कर लेंगे, 15-17 क्लास पहले पूरी हो जाने दो, फिर 15-17 दिन अपना जब क्लोज टेस्ट चलेगा उतने टाइम में मैं कंटेंट राइटर को बोल दूंगा कि इन सबका छोटा छोटा साइज करके इनको 10 एक पेज में सारी प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल दे, ताकि तुम पेपर से 5-7-10 दिन पहले ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक बार दोबारा लगा दो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, डन, ये करवा दूंगा मैं। जो मेरे हाथ में है वो सारी सुविधा दी जाएगी तुम्हें। सैटरडे को राहुल ने विजिट किया उस प्रोफेसर को जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी। अब ये कायदे से एरर है प्रीपोजिशन चैप्टर का। आई हैड एन अपॉइंटमेंट टू द डॉक्टर की विद द डॉक्टर, आई हैड एन अपॉइंटमेंट टू माई डॉक्टर की विद माई डॉक्टर। एरर है ये प्रीपोजिशन चैप्टर का, जानबूझ के मैंने यहाँ दिया क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो रट्टू तोते होते हैं। हूं मैं तो हु आना होगा, हु है तो हूं आना होगा, सोचते ही नहीं है। ही सब्जेक्ट है, हैड मेन वर्ब है, अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हु हुम का लेना देना सिर्फ इस प्रीपोजिशन से। इस सेंटेंस को पढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि जो हु हुम होते हैं जरूरी नहीं कि अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, कई बार प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं वो। तो ये जो हुम आप यहाँ पे लिख रहे हो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, उसका अगले क्लॉज से रिलेशन नहीं है, जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, ये कहना है। ठीक है, प्रोस्टेट माने होता है झुकाना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद आ रहा है? कुछ ऐसी वर्ब जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। तो प्रोस्टेट वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव होती है, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, उसने खुद को झुकाया अपने मास्टर के आगे। बस 8 क्वेश्चन और रह गए, 58 क्वेश्चन है, 5-7 मिनट की बात है, करो जल्दी जल्दी।
सेंटेंसेस याद है, नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, उसके बाद ये होता है केस इन अपोजिशन, ये इसका एक कह लो डिस्क्रिप्शन है, केस इन अपोजिशन। सुनील पवार जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये मतलब है इसका। तो ये जो वर्ब है ये सुनील पवार को मिलनी चाहिए थी, जबरदस्ती का ही सब्जेक्ट लगा दिया एक और, हाँ क्या ना। अगर यहाँ पे ही लिख दोगे तो फिर सुनील पवार की वर्ब कहाँ है, तो ये गया। नहीं कर दिया करो माँ कुलदीप। ये बच्चे एक याद करने वाला रूल है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे लिखा हो तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्जन में कन्वर्ट कर दिया करो, दे हुनी दोज हु। ये एक याद करने वाली बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपको दे लिखा हुआ दिखे तो उसको दोज में कन्वर्ट कर देना, ये याद करना आपको। बस इसकी एक एक्सेप्शन है, वो जो सेंटेंस थे ना, वो मैं हूं, इट इज आई, इट इज ही, इट इज वी, वहां पे अगर लिखा हो इट इज दे तो चल जाएगा, वरना जब भी आपको ऐसे नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे दिखे तो उसको काट के दोज कर देना, ये याद करने वाला एक रूल है। ये एक प्रीवियस ईयर पेपर का सेंटेंस है जो कि कायदे से गलत है, लेकिन दोबारा आ जाए उसके लिए बता रहा हूं आपको। काउस जो होती हैं वो जेंटलेस्ट एनिमल्स में से होती हैं, कोई भी और एनिमल उतनी पैशन शो नहीं करता अपने बच्चों के प्रति जितनी काउ शो करती हैं। जानबूझ के मैंने इसका आंसर मार्क नहीं किया है। नन के साथ बच्चे सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है, लेकिन ग्रामर कहती है कि फॉर्मल राइटिंग में सिंगुलर को प्रेफर किया जाता है। अब एसएससी ने जब इसका आंसर दिया तो ये कर दिया कि शोज काट के शो कर दो, ठीक है। नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों ठीक होती है, एसएससी ने आंसर दिया कि शोज काट कर शो कर दो, वो आंसर सही नहीं है बच्चे, दोबारा आ जाए तो आप भी ए मार्क करके चले आना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसा हुआ क्यों। बाय चांस जो पेपर बनाने वाला है उसने कोई नॉवल की फेमस लाइन उठा ली, आप इसको गूगल पे टाइप करिएगा, आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, ये एक फेमस लाइन मतलब फेमस ऑथर की लाइन है, तो उन्होंने सीधा सीधा टाप दिया। अब उस ऑथर ने सिंपली वहां पे शो लिख दिया था, उस ऑथर ने सिंपली शो लिख दिया था, ठीक है। अब शो लिखने से बेसिकली क्या हो रहा है कि वो जो वर्ब है सिंगुलर प्लूरल दोनों अलाउड है, तो उसने वहां पे प्लूरल वाली वर्ब डाल दी, शो डाल दी, हाँ कि ना, प्लूरल वाली वर्ब डाल दी, शो डाल दी, तो इन्होंने भी उसको टाप दिया। हालांकि एक जस्टिफिकेशन मेरे हिसाब से ऐसा आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इसकी जो जस्टिफिकेशन देनी है तो वो ये दी जा सकती है कि यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, यानी इस नन को इस बार प्लूरल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन कायदे से जबरदस्ती का ऐसा एरर इनको बनाना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर इसको जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे शो क्यों आया तो उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बन सकती है, वो ये बन सकती है कि देयर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे नन को प्लूरल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए वर्ब प्लूरल में प्रयोग करें, शो लगाएं। ऐसे इसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों अलाउड होती हैं, ऐसा एरर इसको बनाना चाहिए नहीं था। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि देयर और ये दोनों अलग अलग पार्ट में चले गए, अलग अलग पार्ट में चले गए तो मुझे एक ही पार्ट में मैं ठीक कर सकता था। ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूँ। अब कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है कि नन के साथ तो सिंगुलर ही प्रेफर होती है, तो देयर काट के इट्स कर दें, ऐसा भी तो सोच सकता है ना कोई बच्चा कि देयर काट के इट्स कर देते हैं फिर। इसलिए मैं कह रहा हूं ये फेमस ऑथर की लाइन उसने ऐसे की ऐसे टाप दी, जिस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। पेपर में आ जाए तो आप भी शो करके चले आइएगा, कायदे से कॉन्सेप्ट गलत है। देखो जल्दी से लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए। नॉर्मल सेंटेंस हो तो 231, ब्लेम वाला हो तो 1 2 3, बहुत आसान।
द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली लगा रखा हो तो यानी इस नाउन पर स्ट्रेस आ रहा है। जब स्ट्रेस आ रहा होगा तो एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, दैट आएगा। वो जो पांचों भाई हैं एकदम डैगर्स ड्रॉन रहते हैं, यानी आपस में उनकी लड़ाई चलती रहती है, इसलिए वो अपनी इज्जत से नीचे समझते हैं एक दूसरे से बात करना। पांच हैं तो उनके लिए वन अनदर आएगा, दो के लिए ईच अदर आता है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हिंदी में हम कह देते हैं खुद को फिट रखने के लिए, लेकिन ये कीप वर्ब बच्चे इंट्रांजिटिव होती है, फिट रहने के लिए मीनिंग आएगा यहाँ पे। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट रहने के लिए, ना कि खुद को फिट रखने के लिए। हिंदी में कह देते हैं अपन, लेकिन इंग्लिश में नहीं चलेगा, फिट रहने के लिए मीनिंग आएगा। कीप वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है, उससे इन्फिनेटिव भले ही आपने बना लिया, लेकिन वो भी लिंकिंग वर्ब जैसा ही काम करेगा, यानी अकेला एडजेक्टिव आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ये नहीं ले सकता। सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर एरर है और चकाचक सही है। सेंटेंस लंबा है, एरर बिल्कुल आसान है, करो ट्राई। 21वीं सदी के क्लासरूम, अगर एक आइडियल क्लासरूम की बात करें तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने को लेकर, और बहुत ना के बराबर ही डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हर कोई सीखना चाह रहा होता है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, रियल सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आ रहेगा। देयर आर लिटल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। आज के लास्ट सेंटेंस पर आ जाइए। लिटल का मतलब होता है थोड़ी, मतलब लिटल का मतलब ना के बराबर, अ लिटल मतलब थोड़ी, नेगेटिव सेंस कन्वे करनी थी, लिटल में कोई दिक्कत नहीं है। वुमन इज वेटिंग टू सी यू, अब दो क्लॉज हैं तो कोई कंजंक्शन चाहिए, इसलिए नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया। औरत का किसी पर पोजेशन नहीं बनाना, औरत जिसके बच्चे, औरत जिसका पति, ऐसा कुछ कहना नहीं, तो ये गलत हो गया। हुम वुमेन हु इज वेटिंग सी यू टू सी यू, वेटिंग टू डू समथिंग, इन्फिनेटिव आना था, ये सी कहां से आ गया, दो वर्ब इकट्ठी कैसे लिख दी। सी ऑप्शन। औरत जो तुम्हें, तुम्हारा इंतजार कर रही है, भैया गुस्से में लग रही है वो। द औरत जो वेट कर रही है तुम्हें मिलने का, तुम्हें देखने का, वो एंग्री लग रही है। फाइनल लीडर बोर्ड देखिए, दिव्यम के 56 सही है, प्रीति 56, एक का मैंने पोल नहीं चलाया था तो एक एक नंबर बढ़ा के बता देता हूँ। दिव्यम 57, प्रीति 57, संजीवनी 57, सोनी 57, राहुल 56, यदुवंशी 56, अक्षत 56, मनीष 55, रोज 55, क्वेश्चन मार्क 55। क्लास के शुरू के 15 मिनट में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या काम आपको करना है, कितना काम आपका क्लास के थ्रू कवर हो जाएगा और कितना काम आपको करना है। रोज के 1.5 से 2 घंटे आप मुझे देंगे और 1.5 से 2 घंटे आप अपने लगाएंगे, यानी रोज के इंग्लिश के लिए अगर आप 3.5-4 घंटे निकाल लेते हैं, इतना ही करना है बच्चे। क्लास के शुरू में 15 मिनट में मैंने आपको बताया है कि क्या आपको करना है, क्या मैं करा रहा हूं। दोनों अगर अपन मेहनत करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, तो बच्चे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रोज के 3.5 घंटे आप निकाल लीजिए, इतना ही करना है। इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए 3.5 घंटे निकाल लो, 1.5 घंटे मुझे दे दो, 1.5 से 2 घंटे खुद के लिए निकाल लो, बस। अगला टॉपिक एडजेक्टिव होगा, नोट्स रिवाइज करके आइएगा। अगला चैप्टर एडजेक्टिव है, नोट्स रिवाइज करके आइएगा। क्लास की पीडीएफ आप क्लास खत्म होने के 45 मिनट बाद वहीं पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्लास के साइड पे 3 डॉट्स होते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मैं आपको जब ये सारी चैप्टर की क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके 15 से 20 दिन बाद प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि पेपर से पहले 10-15 दिन पहले आप 5-7 दिन बैठ के, या 5-7 दिन क्यों लगाओगे, 3 दिन में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा।
3 दिन बैठ के सारे एरर एक बार दोबारा अपनी आंखों के आगे से निकाल सको। ठीक है जी, चलो आज के लिए गुड नाइट, कल मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी भी लगी होगी। अपनी तरफ से मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका एक एक मिनट आपको वर्थ इट फील हो।